हाँ कोई नहीं। अब ओके, ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? बताएं जल्द। ए ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को तो आएगी। अरे ओके डन। तो चलिए, सबसे पहले हम पिछली क्लास में हमने, गुड इवनिंग सभी को, और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम बायोटेक का एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे इन मेडिकल फील्ड। एक एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया था इंसुलिन, एक पढ़ा था जीन थेरेपी, अब तीसरा आ गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोले या मेडिकल डायग्नोसिस, इस बार नीट में क्वेश्चन भी था इस टॉपिक से, तो ध्यान से समझिएगा। आगे सबसे पहले इसका मकसद क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो एक्चुअली इसमें हमें पढ़ना है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ये पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम, कोई पैथोजन ने हमें अटैक किया है या नहीं, है ना, ये कब हम टेस्ट कराते हैं? जब पैथोजन का नंबर बॉडी में ज्यादा हो जाए। पैथोजन का नंबर ज्यादा हो जाता है मतलब बीमारी के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जब पैथोजन ज्यादा हो गया, बीमारी के सिम्टम आ गए, तब हम टेस्ट करा पाते हैं कि पैथोजन ने अटैक किया है या नहीं। और कन्वेंशनल मेथड क्या है टेस्ट के? ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ब्लड सीरम टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड सीरम टेस्ट और यूरिन टेस्ट से ही तो पता चलता है। लेकिन ब्लड सीरम टेस्ट और यूरिन टेस्ट से पैथोजन ने अटैक किया है या नहीं, ये तब पता चलता जब पैथोजन बहुत ज्यादा हो गए हों, बीमारी के सिम्टम आ गए हों। तो बीमारी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, उस समय ट्रीटमेंट आसान नहीं होता। हम ऐसा चाह रहे हैं, ऊपर लिखा है कि हाल ही में किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, एक आध दो दिन ही हुए हैं बैक्टीरिया या वायरस को अटैक किए हुए, और मुझे जानना है कि इसको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो हम कुछ नए मेथड यूज करते हैं। मतलब मान लो किसी को डाउट हो गया कि कहीं HIV का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, मतलब किसी भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, अभी बीमारी नहीं हुई है उसे, सिम्टम नहीं आए हैं बीमारी के उसे, हाल ही में इन्फेक्शन शायद हुआ है या नहीं पता नहीं, वो चेक करना है। तो अर्ली डिटेक्शन करना हो बीमारी के, हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड है PCR, दूसरा है RDT, बोले तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और तीसरा आपने हेल्थ ऑन डिजीज में पढ़ रखा है एलाइजा, है ना, ये पढ़ ही रखा है। ओके, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले PCR। मकसद यही है कि पैथोजन का नंबर अभी बॉडी में ज्यादा नहीं हुआ है, ना तो बीमारी वाले सिम्टम है, बस डाउट के बेसिस पर चेक करना चाह रहे हैं। तो मान लो, ध्यान से समझना, थोड़ा अलग ही है। एनसीईआरटी एक एक पैराग्राफ लिख लिख के निपटाती गई है, कहीं कुछ नहीं बताया कि क्या करना है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि मान लो किसी को HIV का इन्फेक्शन हुआ हाल ही में, अभी बीमारी के सिम्टम नहीं आए और टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस बंदे को डाउट है उसका सैंपल लेंगे। HIV जब किसी के सेल में जाता है तो अपने RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और cDNA बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो मान लो जिसमें डाउट है उसके सेल को लिया और सेल से DNA निकाल लिया। अगर उसे HIV का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके खुद के DNA के साथ साथ HIV का cDNA भी होगा। मान लो ये नीले रंग का HIV का cDNA है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो है, लेकिन इतना कम है HIV का नंबर cDNA कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते ब्लड और यूरिन टेस्ट से। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सैंपल का कराएंगे PCR। PCR कराया मैंने DNA का, अगर HIV का cDNA है तो वो भी है। मान लो, की पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है
किस ट्यूब में पीसीआर के समय मैं डीएनए प्राइमर डालूंगा, डीएनए प्राइमर डालूंगा तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। लेकिन डीएनए प्राइमर में जो डालने जा रहा हूं वो कॉम्प्लीमेंट्री टू HIV-C डीएनए डालने वाला हूं। क्या डालने वाला हूं? डीएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू HIV-C डीएनए। मैंने डाल दिया डीएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू, डीएनए प्राइमर डाल दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट्री टू HIV-C डीएनए डाल दिया। अब आप पीसीआर कराओ। अगर भाई आप समझ पा रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा, ह्यूमन डीएनए जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने 94 डिग्री सेल्सियस पीसीआर डीनेचुरेशन, डीएनए खुलेगा तो सही, लेकिन प्राइमर है ही नहीं उसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो इस डीएनए का तो एम्प्लीफिकेशन होने वाला ही नहीं है, चाहे आप चाहे जितने पीसीआर करा लो, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर नहीं डाला है, और जब तक प्राइमर नहीं लगेगा आगे का डीएनए बनेगा ही नहीं, तो ये डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होने वाला है। मैंने पीसीआर कराया, अगर उसमें HIV-C डीएनए है तो एम्प्लीफाई हो जाएगा कौन? HIV का C डीएनए। अगर डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, पीसीआर करने पर डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, मतलब कौन सा बढ़ गया? HIV का C डीएनए लो, और HIV-C डीएनए मतलब उसके सैंपल में था, मतलब उस बंदे को HIV का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर सैंपल में HIV-C डीएनए नहीं है, HIV-C डीएनए नहीं है, तो आप पीसीआर चाहे जितने राउंड करा लो, जितना डीएनए था उतना ही रहेगा, एम्प्लीफाई नहीं होगा डीएनए, क्योंकि मैंने प्राइमर जो डाला है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू HIV-C डीएनए ही डाला है। समझ गए मेरी बात? तो अगर डीएनए का नंबर बढ़ गया, बढ़ तो यहां पर सिर्फ HIV का C डीएनए ही सकता है, वो अगर बढ़ गया मतलब HIV-C डीएनए बढ़ा है, और अगर डीएनए का अमाउंट नहीं बढ़ा मतलब उसको HIV-C डीएनए उसमें था ही नहीं, मतलब उसको HIV का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो डीएनए को हमने एम्प्लीफाई करके पता कर लिया HIV का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हमने तो सबका जीनोम पढ़ लिया है ना, हमने तो सारा जीनोम पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि कौन सा जीनोम सीक्वेंस हमारे में है या नहीं है। ठीक, हाँ तो बन सकते हैं, लेकिन नहीं है ना। ह्यूमन का जीनोम हमने पढ़ लिया और हमें पता है कोई सीक्वेंस नहीं है। अब हमारे डीएनए का सीक्वेंस HIV के C डीएनए से नहीं मैच होगा भाई। अच्छा, हाँ ऑब्वियस है। तो एनसीईआरटी कहती है कि HIV का इन्फेक्शन हम पता कर सकते हैं इससे, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन पता कर सकते हैं। इससे एक चीज और पता कर सकते हैं हम, क्या? कि कैंसर पेशेंट में जीन म्यूटेशन हुआ है या नहीं। क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? जीन म्यूटेशन। कैसे? देखना, सभी सेल से डीएनए लिया, प्राइमर डाला, कॉम्प्लीमेंट्री टू है, बोलू नॉर्मल जीन, अब डीएनए डालो। कैंसर पेशेंट में क्या डिटेक्ट कर रहा हूं? कहीं जीन म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। तो मैंने इस बार प्राइमर ह्यूमन डीएनए का ही प्राइमर डाला, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। मतलब इनमें से किसी डीएनए में मान लो यहां पर एक ऐसी जीन है, ये सेकंड वाले डीएनए में एक ऐसी जीन है जिसमें म्यूटेशन मुझे डिटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डालूंगा। डाल दो, डीएनए एम्प्लीफाई हो गया। अगर डीएनए एम्प्लीफाई हो गया, डीएनए बढ़ गया, डीएनए अगर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? पक्का इसकी जीन सभी नॉर्मल है, क्योंकि मैंने प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन डाला था, म्यूटेटेड जीन नहीं। ये प्राइमर म्यूटेटेड जीन से नहीं जुड़ सकता, नॉर्मल जीन से ही जुड़ सकता है। तो मैंने नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डाल दिया,
तो अगर जीन नॉर्मल है तो प्राइमर जुड़ेंगे और डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, मतलब जीन नॉर्मल है। लेकिन अगर म्यूटेटेड जीन है तो प्राइमर तो जुड़ेगा ही नहीं, तो चाहे आप पीसीआर जितने राउंड करा लो डीएनए एम्प्लीफाई नहीं होगा। तो अगर डीएनए एम्प्लीफाई हो गया मतलब उसकी जीन नॉर्मल है, और अगर एम्प्लीफाई नहीं हुआ मतलब उसकी जीन म्यूटेटेड है। समझ में आई बात? तो एनसीईआरटी कहती है एचआईवी का इंफेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट में जीन म्यूटेशन चेक कर सकते हैं, और तरह तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर का हम पता लगा सकते हैं पीसीआर से। यही 3 लाइन याद रखनी है। एक तो एचआईवी इंफेक्शन का पता करते हैं, कैंसर पेशेंट्स में म्यूटेशन चेक करते हैं, और तरह तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर पता करते हैं पीसीआर से। हाँ बोल भाई। अब प्राइमर, हाँ जीन का प्राइमर, पूरे डीएनए का नहीं। ये एक पर्टिकुलर जीन का प्राइमर डाला है मैंने, केवल वही डीएनए एम्प्लीफाई होगा, पूरा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल टारगेटेड है। हो गया, पीसीआर हो गया। अब दूसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नहीं, एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ हिंट तक नहीं दिया है थ्योरी में, बस बता दिया है इससे ये भी पता करते हैं, ये भी पता करते हैं, ये भी पता करते हैं, बस वो मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं। अब दूसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या करते हैं चलो देखते हैं। मैंने हैंडआउट में बना रखे हैं डायग्राम। तो पीसीआर के बाद आ गया दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। इसमें ना हम प्रोब का यूज करेंगे। याद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने डीएनए प्रोब यूज किया था, तो आपके दिमाग में अभी प्रोब का मतलब डीएनए प्रोब है। अब उसको दूर करता हूं। प्रोब होता है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आप सब जानते हैं प्रोब हम रेडियो एक्टिव बनाया करते हैं। आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाए या आरएनए बनाए, प्लस क्या कर दे उसको रेडियो एक्टिव, तो उसे प्रोब बोलेंगे। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया रेडियो एक्टिव तो डीएनए प्रोब बोलो, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया तो आरएनए प्रोब बोलो। मतलब यहां पर दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में केवल डीएनए प्रोब यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में केवल डीएनए प्रोब यूज होता है, लेकिन यहां पर दोनों यूज हो सकते हैं। अब बताइए कैसा बनाएंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। कैसा प्रोब बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। मान लो मुझे जानना है कि किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी तो नहीं है। मान लो मुझे जानना है, आप सब जानते हैं कि फिनाइलएलानिन से टायरोसिन बनाने का काम होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का। यही है ना? ये होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर बंदे को फिनाइल कीटोन्यूरिया तो नहीं है। अगर बंदा नॉर्मल है तो एंजाइम बनेगा, फिनाइलएलानिन से टायरोसिन भी बनेगा। लेकिन अगर उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो उसमें ये जीन होगी ही नहीं, ये एंजाइम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीन म्यूटेटेड होगी, इसको बनाने वाली जीन म्यूटेटेड होगी, ये एंजाइम नहीं बनेगी। और अगर ये जीन म्यूटेटेड है, एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब फिनाइलएलानिन से टायरोसिन नहीं बनेगा। यही तो फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी है। इसके ना बनने से ही तो होती है बीमारी। मुझे चेक करना है। ऐसा करो, उस बंदे की सेल ले लो। सेल ले ली मैंने, क्लोनिंग करा दो सेल की। सेल की क्लोनिंग करा लो मतलब, अरे सेल को डिवाइड करवा लो, कई कॉपी कर लो, ताकि मल्टीपल सेल्स रहे अपने पास। सेल ढेरों हो गए। सेल से डीएनए निकालो,
सेल से क्या निकालो? डीएनए निकालो। मान लो ये वो वाला डीएनए है, ये वो वाला डीएनए है जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाने वाली जीन है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाली जीन इस डीएनए में है। ये निकाल लिया मैंने। अब क्या करो, इसका डीनेचुरेशन करा दो, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड कर दो। सेल की मल्टीपल कॉपी बना ली, तो इसके बाद फिर डीएनए निकाल लो, वो वाला डीएनए जिसमें ये जीन है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाली जीन है। डीनेचुरेशन कर दो डीएनए का। अब ऐसा करो, यहां पर छोड़ दो, मान लो डीएनए प्रोब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? डीएनए प्रोब। और डीएनए प्रोब आपने कैसा बनाया है? कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। अगर ये जीन नॉर्मल है तो जो मैं प्रोब छोड़ूंगा वो जुड़ गया। अगर जीन नॉर्मल है तो प्रोब जुड़ गया, और अगर प्रोब जुड़ गया तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। अब ऑटो रेडियोग्राफी करो, याद है कुछ? अरे एक्सरे पास करो, एक्सरे फिल्म पे फोटो लो। तो जब एक्सरे पास करोगे, अगर रेडियो एक्टिव हो गया तो बाकी जगह एक्सरे फिल्म डार्क ब्लैक रहेगी, लेकिन जहां से रेडिएशन इमिट हो रहा है उस जगह एक्सरे फिल्म में लाइट कलर के बैंड आ जाएंगे। तो फोटोग्राफिक फिल्म आपको मिल गई, और उस फिल्म में अगर आपको एक्सरे फिल्म में अगर लाइट कलर के बैंड दिख रहे हैं, अगर बाकी जगह डार्क ब्लैक है लेकिन कहीं कहीं लाइट कलर के बैंड दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए था वहां। अगर एक्सरे फिल्म में रेडियो एक्टिव बैंड अगर दिख रहा है, मतलब डीएनए क्या हो गया था? रेडियो एक्टिव। क्यों हो गया था? क्योंकि डीएनए प्रोब जुड़ गया था, रेडियो एक्टिव प्रोब जुड़ गया था। क्यों जुड़ गया था? क्योंकि जीन नॉर्मल थी, और नॉर्मल जीन थी मतलब ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर उसको बीमारी थी तो फिर तो प्रोब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि प्रोब मैंने बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन। तो अगर उसकी जीन म्यूटेटेड है तो प्रोब तो जुड़ेगा नहीं, तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो जब एक्सरे फिल्म लाओगे तो ये लाइट कलर के बैंड नहीं आएंगे, पूरी फिल्म डार्क होगी। पता चल गया ना कि बीमारी है या नहीं? ये है। देखो, अगर जीन नॉर्मल है तो डीएनए प्रोब जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रोब जो मैंने बनाया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन है। तो जीन नॉर्मल है तो प्रोब जुड़ जाएगा, प्रोब जुड़ जाएगा तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो फोटो लोगे तो बैंड दिखेंगे। तो पता चल जाएगा कि बैंड है मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था। रेडियो एक्टिव क्यों हो गया था? क्योंकि प्रोब जुड़ गया। अब प्रोब क्यों जुड़ गया? क्योंकि जीन नॉर्मल थी, मतलब उसको ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर बीमारी है तो प्रोब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि म्यूटेटेड जीन है फिर तो ये। अब म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोब बनाया नहीं है, प्रोब नहीं जुड़ा, एक्सरे फिल्म पर कोई फोटो नहीं आई, तो आप समझ जाओगे कि इसकी जीन म्यूटेटेड है, मतलब इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो इस तरह हम बीमारी का पता लगा सकते हैं प्रोब की मदद से। क्लियर? हाँ भाई। लेकिन मैं क्यों बनाऊं भाई? म्यूटेटेड जीन, जीन तो लंबी सी कई बेस सीक्वेंस है। ए बंदे में यहां पर म्यूटेट हुई थी, बी बंदे में यहां म्यूटेट हुई थी, सी में यहां म्यूटेट हुई थी, डी में यहां, ई में यहां, पता नहीं कहां म्यूटेट हो रही है। तो म्यूटेंट जीन तो पता नहीं कितने टाइप के होंगे, तो हम तो नॉर्मल जीन बनाए ना। और भी हमेशा, और क्या 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 सेल्स बॉडी से लेंगे, और कहां से लेंगे? मतलब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इंटरनल बॉडी ऑर्गन से ही लेंगे ना सेल्स को, इंटरनल, है ना, यहां की सेल से थोड़ी लेंगे। क्योंकि यहां से लेंगे तो यहां तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनता नहीं है, जहां बनता है वहां से लेंगे सेल्स। फिनाइल एलानिन हाइड्रो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में स्पेसिफिक थोड़ी ना है, ये कोई हार्मोन थोड़ी ना है। ठीक,
2 हो गए, और तीसरा मुझे बताना ही नहीं है, आप खुद ही जानते हो। एलाइजा तो आप जानते हो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। आप सबको पता है कि एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस्ड है। ये पैथोजन ने अटैक किया है या नहीं, ये 2 तरीके से बताता है। भाई कोई भी पैथोजन हो, उसके सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं, अरे वो जो स्पाइक होते हैं, तो पैथोजन के सरफेस पर एंटीजेंस होते हैं। तो या तो एलाइजा क्या करेगा, देखेगा पैथोजन के सरफेस पर एंटीजन, अच्छा ये वाला एंटीजन तो एचआईवी में होता है, ये वाला पैथोजन तो सैल्मोनेला टाइफी में होता है, तो पैथोजन के सरफेस पर जो एंटीजन है उसको देखकर बता देगा किस पैथोजन ने अटैक किया है। राइट, एक। दूसरा, जब पैथोजन ने मुझे अटैक किया तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। भाई ये भी फिक्स है कि ए पैथोजन के खिलाफ ये वाला एंटीबॉडी बनता है, बी पैथोजन के खिलाफ ये एंटीबॉडी बनता है। तो दूसरा तरीका क्या है, एंटीबॉडी देखेगी बॉडी में, अच्छा इसकी बॉडी में ये वाला एंटीबॉडी है, ये वाला एंटीबॉडी है, मतलब इसको इस पैथोजन ने अटैक किया है। तो ये कैसे डिटेक्ट करेगी पैथोजन को, या तो पैथोजन के सरफेस पर जो एंटीजन है, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीजेंस होते हैं, उनको देख के बता देगी किस पैथोजन ने अटैक किया, या मेरी बॉडी में पैथोजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है उसे डिटेक्ट करके बता देगा कि किस पैथोजन ने अटैक किया है। दैट इज ऑल। हाँ बोल भाई, क्या बोलना चाह रहे? एलाइजा में ऑब्वियस है, किसका पैथोजन नहीं, ब्लड में है, तो ब्लड में तो रैंडम है। देखो इन सब टेस्ट के ये हम नहीं बोल सकते 100% रिजल्ट सही आए, कंफर्म नहीं है भाई। देखो ना, लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, उसकी वजह है, अगर हाल ही में कोविड ने अफेक्ट किया है तो अभी नेसल कैविटी के आसपास ही है, तभी वो सैंपल नोज से लेते हैं। राइट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो कोविड वायरस है वो इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच गया है, इधर है ही नहीं अब, तो सैंपल लिया पॉजिटिव, रिजल्ट तो निगेटिव आ रहा है क्योंकि सैंपल यहां का है लेकिन वायरस तो यहां पहुंच चुका है। तो वो तो लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि सही आता है। तभी तो कोविड में, जब कोविड का कंफर्म लोग इस समय यही मानते हैं, मतलब कई महीनों से चल रहा है ट्रेंड, आगे आरटीपीसीआर करा लिया, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आया, फाइनल प्रूफ सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन से फिर फाइनल करते हैं कि है या नहीं इन्फेक्शन। तो भाई डायग्नोसिस है, 100% प्रूव नहीं होती कि हाँ बिल्कुल 100% ही सही है, ठीक है ना। हाँ, इस बार नीट में क्वेश्चन आया था कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए क्या यूज होता है। एलाइजा था ऑप्शन में, 2 नहीं थे ये, वेस्टर्न ब्लॉटिंग थी, साउदर्न ब्लॉटिंग, ऐसे करके 2-3 थे। हमने एलाइजा आंसर दिया है आंसर की में अपनी तरफ से, क्योंकि एनसीईआरटी में वही है। अदरवाइज वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी तो हो सकता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एचआईवी के कन्फर्मेटरी के लिए यूज होता है, वो भी यूज हो सकता है, लेकिन हमने एलाइजा दिया ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, वही देना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया भाई। अब इसके बाद अगला टॉपिक है एनसीईआरटी मॉड्यूल हैंड आउट सब में, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिसमें हमने कोई बाहरी जीन डाल दी है ना, एक ऐसा एनिमल जिसमें हमने बाहरी जीन डाल दी है और वो जीन वहां जाके एक्सप्रेस हो रहा है, उस एनिमल को क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। हमने ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या क्या बना लिया है, देखो एनसीईआरटी हैंडआउट जो भी देखना है देख सकते हो। हमने अभी तक बना लिया है ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, इस तरह के कुछ बना लिए हैं। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश। और सुनो 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल हमने ट्रांसजेनिक माइस बनाया है। सबसे ज्यादा क्या बनाया हमने? 95% से ज्यादा
ट्रांसजेनिक एनिमल, हमने ट्रांसजेनिक माइस बनाए हैं। अब माइस मेंटेनेंस कम है उसका, अब थोड़ी ना बंदर बनाएंगे अपन। कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाओगे, मेंटेनेंस भी ज्यादा है, खर्चा भी तो ज्यादा लगेगा। चूहा छोटा सा है, अब मरता रहे जीता रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। तो सुनिए, बात ही आती है हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं, हमें क्या फायदा है। तो एनसीईआरटी हो, मॉड्यूल हो या हैंड आउट हो, 5 ऑब्जेक्टिव दिए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के। पांचों बताने जा रहा हूं। पहला है फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यही है, अच्छे समझिएगा ये सब। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ओके, देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का, फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिजियोलॉजी समझते हैं, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, और डेवलपमेंट तो है ही। तो सुनिए, हम ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए बनाते हैं ताकि हम पढ़ सके हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, कि जीन्स कैसे रेगुलेट की जाती है, हाउ जीन कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, हाउ जीन कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। और क्या, कोई हार्मोन, कोई एंजाइम, कोई ग्रोथ फैक्टर क्या करता है हमारी बॉडी में, जान सकते हैं। क्या क्या जान सकते हैं कि जीन कैसे रेगुलेट होती है, कैसे जीन कंट्रोल करती हैं बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग, उनका डेवलपमेंट। कोई हार्मोन, कोई एंजाइम, कोई ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, उसका रोल क्या है बॉडी में, ये भी जान सकते हैं। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है कि एक ग्रोथ फैक्टर है जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या नाम है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। मान लो मुझे जानना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी तरफ से, वहां कुछ नहीं लिखा है। मान लो मुझे जानना है कि काऊ में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है वो क्या करता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, काऊ में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है वो काऊ में क्या करता है। तो मैं एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाऊंगा जिसमें काऊ की वो जीन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाती है, उस जीन को वहां से हटा दूंगा। एक ऐसी काऊ बनाऊंगा जिसमें काऊ वाले जीन हटा दूंगा। तो अब काऊ वाला ग्रोथ फैक्टर तो नहीं बनेगा उसमें, लेकिन एक काम किया मैंने, काऊ नहीं, एक दूसरे स्पीसीज की, मान लो बफेलो की, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनाने वाली जीन डाल दूंगा। मतलब मैंने एक ऐसी काऊ बनाने जा रहा हूं अब जिसमें काऊ वाला जीन नहीं है, बफेलो वाली जीन है। तो अब उस ट्रांसजेनिक काऊ में काऊ वाला फैक्टर नहीं बनेगा, बफेलो वाला फैक्टर बनेगा, बफेलो वाला फैक्टर बनेगा। तो ये जो काऊ है, अब इसमें काऊ वाला फैक्टर नहीं बन रहा, बफेलो वाला बन रहा है। इस काऊ में पक्का कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल दिखेगा। क्यों दिखेगा कुछ एबनॉर्मल? क्योंकि काऊ वाला फैक्टर ही नहीं है, बफेलो वाला है। अगर काऊ वाला फैक्टर होता तो ये जो भी एबनॉर्मल दिख रहा है वो सब नॉर्मल होता ना। लो, पता चल तो गया कि काऊ वाला फैक्टर क्या करता है। काऊ वाला फैक्टर क्या करता है, क्या पता चला कि जो जो अभी एबनॉर्मल दिख रहा है उन सबको नॉर्मल रखना ही काऊ के फैक्टर का काम है। एक बार फिर से बताता हूं,
मुझे जानना था कि काऊ वाला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है काऊ में। तो मैंने एक ऐसी ट्रांसजेनिक काऊ बनाई जिस काऊ की वो जीन हटा दी जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर काऊ का बनाता है, वो हटा दिया मैंने। उसमें दूसरी स्पीसीज बफेलो वाली जीन डाल दी। तो उस ट्रांसजेनिक काऊ में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बन तो रहा है, लेकिन काऊ वाला नहीं, बफेलो वाला। तो उस काऊ में कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल होगा, क्योंकि काऊ वाला फैक्टर बन ही नहीं रहा, बफेलो वाला बन रहा है। क्यों एबनॉर्मल होगा? क्योंकि उसमें काऊ वाला फैक्टर ही नहीं है, बफेलो वाला है। तो जो जो एबनॉर्मल अभी दिख रहा है उन सबको नॉर्मल करके रखना ही काऊ के फैक्टर का काम है। तो पता चल गया ना कि काऊ के फैक्टर का क्या काम होता है। पढ़ के देख लो ना एनसीईआरटी, जो पढ़ना है, हैंड आउट एनसीईआरटी मॉड्यूल, आखिरी की 3-4 लाइन पढ़ लो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की। जीन्स कैसे फंक्शन कराती है, आखिरी के 3-4 लाइन पढ़ो, बस मेन वही है। क्या सबका जीनोम सीक्वेंस कर लिया हमने? जब कोविड का जीनोम सीक्वेंस किया जा चुका, जो कि अभी अभी आया है, तो फिर कोई भी नया आता है जीनोम सीक्वेंस कर डालते हैं। और जब तक जीनोम नहीं सीक्वेंस करोगे आप उसके खिलाफ वैक्सीन कैसे बना सकते हो? हाँ, नहीं बच्चे, थोड़ा अगर ऐसा होता तो कल की क्लास में जब मैं कुत्ते और डॉग का, पिग का, कैटल का इंसुलिन दे रहा था, लोगों को साइड इफेक्ट क्यों आ रहे थे? तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज तो होगा अलग अलग स्पीसीज में। ठीक है, यही लिखा ना जो मैंने बोला कि दूसरी स्पीसीज से निकाल के डालेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, तो कुछ अबनॉर्मल होगा, वहां से पता चल जाएगा। अच्छा, पहला हो गया। अब बात आती है दूसरा। दूसरा है फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेस। ओए, शायद हाँ, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट है, और वो भी जब एचआईवी का इन्फेक्शन बढ़ चुका होगा तब पता चलेगा। अच्छा चलिए, दूसरा है, हाँ, वो इफेक्टिव। तो क्या हो गया? हाँ, तो मेरी जीन डाली ना, मेरी जीन डाली तो इकोलाई के काम का तो नहीं है ना, वो तो मेरे काम का, मैं अपने यूज के लिए बना रहा था। अब काऊ वाली, बफेलो वाला फैक्टर तो काऊ में क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है? मुझे थोड़ी ना बफेलो वाला फैक्टर चाहिए, चाहिए होता तो मैं बफेलो से ले लेता। काऊ वाला फैक्टर चाहिए होता था काऊ से ले लेता, लेकिन मुझे अपना वाला इंसुलिन चाहिए था। तो इकोलाई को जीन दे दिया कि तू बना, तो उसने बना दिया, लेकिन इकोलाई की किसी काम का नहीं है वो इंसुलिन। इसी तरह बफेलो वाला जो फैक्टर डाला वो काऊ के ज्यादा काम के नहीं है। ठीक है, हाँ देखो अब दूसरा है, हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ डिजीजेस, आपको बताऊं, कोई बीमारी की स्टडी करनी है, उसका ट्रीटमेंट ढूंढना है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, उनमें बीमारी वाली जीन डाल देते हैं, तो बीमार हो जाता है। फिर बीमारी वाले सिम्टम पढ़ते हैं, फिर उसका इलाज ढूंढते हैं। अब उन्हीं में ढूंढेंगे, इंसान में थोड़ी ना कि सर हम 4-5 वॉलंटियर आ गए, आप तो बीमारी वाली जीन डाल दो हमें और कर डालो रिसर्च की बीमारी में क्या क्या सिम्टम होते हैं, फिर सर इलाज भी ढूंढो। इलाज कर तो लूं मैं, लेकिन इलाज ढूंढना इज जस्ट हिट एंड ट्रायल। मैंने 5 लोग थे, पांचों को अलग अलग दवाई दी कि शायद ठीक हो जाए ये बीमारी। एक को ए, एक को बी, एक को सी दवाई, एक को डी, एक को ई मेडिसिन दिया। जिसे ई मेडिसिन दिया वो तो मर गया, ये तो क्रिमिनल केस हो गया उल्टा। तो आप ऐसे रिसर्च ह्यूमन में थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ रुक जाओ,
नहीं नहीं नहीं, पूरा प्रोसीजर होगा जाइगोट में। तो मैं बोल रहा हूं कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं जिनमें बीमारी वाली जीन डाल देते हैं, फिर उनमें बीमारी की डिटेल स्टडी करते हैं और फिर ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल हमारे घर की खेती है, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा हमारे ऊपर। और सुनिए, इन एनिमल्स को मैं कहता हूं, जो एनिमल मैंने बनाए फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेस, उन्हें मैं कहता हूं कि आई एम यूजिंग देम एज ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेस। अब बात आई, क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पता है क्या आएगा कि कौन कौन सी बीमारी के स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए जा चुके हैं। हैंड आउट या एनसीईआरटी देख लो, लिखा है कि हमने ट्रांसजेनिक मॉडल बना लिया है फॉर स्टडी ऑफ डिजीज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। क्वेश्चन यही बनेगा, कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछेगा, यहां थ्योरी ही पूछी जाएगी। क्लियर है क्या? लिवर में, पैंक्रियाज में, लंग्स में फाइब्रस सिस्ट बन जाता है, म्यूकस डिपोजिशन हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी ओल्ड एज में होता है ना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का, टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले प्रोडक्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले प्रोडक्ट। सर क्या, कहां रिलेट करना चाह रहा, मैं बताता हूं। देखो, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे एम्फाइसीमा। ये जो एम्फाइसीमा नाम की बीमारी है, इसकी इलाज के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए। और पता है कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? ह्यूमन प्रोटीन चाहिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये लोग बोलेंगे सर हम वॉलंटियर कर देंगे, हम जुगाड़ कर देंगे इस प्रोटीन का, हम जब जब क्लास लेने आए रोज निकालते रहना हमसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? आर्टिफिशियली तैयार करो ये मॉलिक्यूल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अगर मैं आर्टिफिशियली बनाने जाऊं तो हम क्या करते हैं, हमने बनाई है ट्रांसजेनिक शीप, हमने डेवलप की है ट्रांसजेनिक शीप, जिसका नाम मैंने हैंड आउट में लिख भी दिया है, ट्रेसी। ये शीप बनाई है हमने इस शीप को बनाते समय इसको बनाने वाली जीन इसमें डाल दी है। तो ये ट्रेसी शीप में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बन रहा है। अब इससे लेते रहो आप रोज, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल गया ना, एंड यू कैन यूज इट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। क्लियर? और ऐसा ही अटेम्प्ट चल रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहां डाटा से ही क्वेश्चन आएगा। ये जो पार्ट चल रहा है अभी, यहां डाटा आएगा और कुछ नहीं आएगा, एग्जैक्ट डाटा पूछा जाएगा। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं। पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी रोजी 1997 में। और इस रोजी जो काऊ है, इसमें हमने एक ऐसी जीन दी है कि इसके मिल्क में ह्यूमन मिल्क प्रोटीन मिले। क्या मिले? ह्यूमन मिल्क प्रोटीन मिले। तो ये इस काऊ का मिल्क ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा ह्यूमन बेबीज के लिए। तो इसमें पता है कौन सी, इसके मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा लैक्टैल्बुमिन। कंसंट्रेशन भी याद रखना है, 2.4 ग्राम पर लीटर। बोला ना, डाटा ही आएगा। ह्यूमन मिल्क प्रोटीन है ये। ट्रांसजेनिक काऊ पहली बनाई गई थी रोजी 1997 में, जिसके मिल्क में ह्यूमन मिल्क प्रोटीन अल्फा लैक्टैल्बुमिन पाया जाता है 2.4 ग्राम 1 लीटर में। तो अगर ह्यूमन बेबीज को इस काऊ का मिल्क पिलाया जाए तो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा देन नॉर्मल काऊ मिल्क।
ये बनाया, क्या तो क्या हो गया? हाँ होगा ना। क्या क्या कह रहा है तू? एंटीबॉडी से रिलेटेड नहीं है ये। एंटीबॉडी, अरे कोलेस्ट्रॉम से कंपेयर नहीं कर सकते भाई इसको, ठीक है? ये तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो ह्यूमन मिल्क ना पिलाकर इस काऊ का मिल्क पिला सकते हैं। अच्छा, और सुनिए, एक तरह से देखा जाए तो मैं ट्रांसजेनिक एनिमल से मॉलिक्यूल्स की खेती कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं। इसलिए मैं इस प्रोसेस को एक टेक्निकल नाम देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब है ट्रांसजेनिक एनिमल से मॉलिक्यूल्स निकालना। अगर मैं ये टर्म ना बताऊं और आ जाए तो आप तो सिंपल सोचोगे पक्का एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जी नहीं, तो वहीं पर एनसीईआरटी में लिख दो मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या है, और हैंडआउट में मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में आप चाहे तो लिख लें। मॉलिक्यूलर फार्मिंग की डेफिनेशन, टू ऑब्टेन biological products, to obtain biological products, to obtain biological products by use of transgenic animals. लिख लिया, मॉलिक्यूलर फार्मिंग टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, लिख दिया। ओके, तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो 3 ऑब्जेक्टिव तो हमने पूरे कर लिए। चलिए चौथा ऑब्जेक्टिव लाता हूं। चौथा ऑब्जेक्टिव है वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग करना, वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग करना। ये पार्ट टोटल डाटाबेस है, डाटा से ही क्वेश्चन आएगा। तो डी है वैक्सीन सेफ्टी। अभी तक हम लोग मंकी पर वैक्सीन सेफ्टी की टेस्टिंग करते थे। वैक्सीन सेफ्टी किस पर टेस्ट करते थे? मंकी पर, बाद में फिर ह्यूमन को देते थे। लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं? हम बनाने लगे हैं ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक माइस बनाने लगे हैं और इनमें वैक्सीन सेफ्टी ट्राई कर रहे हैं, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट इसमें ट्राई कर रहे हैं। और एक के लिए तो हमने बना भी लिया है, हमने ट्रांसजेनिक माइस बना लिया है पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल रहा, अगर ये सक्सेसफुल निकला, रिलायबल निकला, तो आने वाले दिनों में मंकी पर टोटली हम सेफ्टी टेस्टिंग बंद कर देंगे, ट्रांसजेनिक माइस पर ही करेंगे। अब यहां से सर क्वेश्चन क्या बनेगा? यही बनेगा कि पोलियो वैक्सीन सेफ्टी के लिए कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया? ट्रांसजेनिक माइस। या उल्टा, या उल्टा कि हमने कौन सी वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया है? पोलियो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। तो बस इतना ही याद रखना है। क्लियर? तो हैंडआउट में इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। अब पांचवा, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, या बोलो टॉक्सिसिटी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, ये आखिरी ऑब्जेक्टिव। इसमें भी सुन लो। मान लो मुझे जानना है, मान लो मुझे जानना है कि कोई केमिकल है वो काऊ में क्या इफेक्ट डालता है, कोई केमिकल है वो काऊ में क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, ये जानना है। तो अगर नॉर्मल काऊ हुई और उसे मैंने टॉक्सिक केमिकल दिया, तो पहले तो उस काऊ का इम्यून सिस्टम उसे नलीफाई करने की कोशिश करेगा,
फाइट बैक करेगा उससे। तो शुरुआत में टॉक्सिक केमिकल देने से उसका ऊपर इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे जब टॉक्सिक केमिकल का अमाउंट में बढ़ाता जाऊंगा उसकी बॉडी में, तब जाकर कहीं हार्मफुल इफेक्ट दिखेंगे। तो टॉक्सिक केमिकल का इफेक्ट लेट में पता चलेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि शुरुआत में तो उसका इम्यून सिस्टम फाइट बैक करेगा। फिर जब जब धीरे धीरे टॉक्सिक केमिकल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब इफेक्ट दिखना शुरू होगा। हम दूसरा जुगाड़ करते हैं, हम एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाएंगे और उसमें एक ऐसी जीन डाल देंगे कि वो पर्टिकुलर केमिकल के लिए हाईली सेंसिटिव हो जाए। क्या हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक काऊ बनाएंगे, उसमें एक ऐसी जीन डाल देंगे कि वो मच मोर सेंसिटिव हो जाए उस टॉक्सिक केमिकल के लिए, राइट? अब उस काऊ को दो ना टॉक्सिक केमिकल। वो ट्रांसजेनिक काऊ आपने बनाई, वो बहुत सेंसिटिव है टॉक्सिक केमिकल के लिए। आप थोड़ा सा टॉक्सिक केमिकल दोगे, फटाफट इफेक्ट दिखने लगेंगे। तो ट्रांसजेनिक टॉक्सिक केमिकल का अगर इफेक्ट जानना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, पढ़ो ना, थ्योरी पढ़ो, यही लिखा है भाई। घर जाकर, अरे वो तो पता है मैं सही बोल रहा हूं, एक बार पढ़ ले। ये थोड़ी ना कि सर सही बोलते हैं तो ठीक है, पढ़ के रखोगे तो घर जाकर पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है। हाँ हाँ, अर्ली एम्ब्रियोनिक या जाइगोट में, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल सही है। पढ़ो आगे, यही लिखा है, यही लिखा है ना कि हम उनमें ऐसी कोई जीन डाल देंगे कि वो पर्टिकुलर केमिकल के लिए मच मोर सेंसिटिव हो जाए। अब हाईली सेंसिटिव है वो, तो थोड़ा सा केमिकल देते ही फटाफट इफेक्ट केमिकल के दिखने लगेंगे। ये है भाई पांचवा ऑब्जेक्टिव, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एनसीईआरटी में टॉपिक है एथिकल इशू। एथिकल इशू, लेकिन मॉड्यूल में, मॉड्यूल है क्या? एक बार देख लो ना, दर्शन कर लो, अभी तक नहीं देखा। मॉड्यूल में देखो, एक पेज है, पेज भर के टेबल है। हाँ 3 टेबल है, पेज भर के टेबल है, बोल तो रहा हूं। 161 पेज में, मन करे तो 161 162 जो भी है, 3 टेबल है पूरे पेज में। आपका मन करे तो पढ़ लेना, ना करे तो ना पढ़ना। लेकिन नहीं, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं है। लेकिन 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 पहली टेबल, पहली टेबल एक बार पढ़ लेना। एक्चुअली क्यों बोल रहा हूं ऐसा, आपकी एनसीईआरटी में बायोटेक का जो पहला चैप्टर है, उसका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखना, पहला या दूसरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, चैप्टर 1 बायोटेक का पहला चैप्टर, वहां लिखा है 10 रिकमेंडेड मेडिसिन की लिस्ट बनाओ बाय कंसल्टिंग इंटरनेट। लिखा है क्या? 10 रिकमेंडेड मेडिसिन की लिस्ट बनाओ बाय कंसल्टिंग इंटरनेट। तो ये जो पहली टेबल है, इसमें 10 से ज्यादा है, 10 11 है, 11 12 जो भी है, तो 10 तो हो गए ना। ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, तो इंटरनेट सर्च कर ले, कौन मना करे, यही मिलेगा। और कुछ अलग भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, अगर तू इतना ही संभाल ले। इंटरनेट यूज करना बेकार है, आपके टाइम नहीं है इतना आपके पास। ठीक है, वैसे तो पूछा ही नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरनेट यूज करके पता करो, कई क्वेश्चन ऐसे हैं वो कुछ पूछे ही नहीं जाएंगे आपसे। मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूं, एक बार पढ़ लेना बस। मैं नहीं बोल रहा हूं करना ही है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, चिंता ना करो। इतनी प्रोसीजर छोड़कर वो यही पूछेगा कि लिस्ट बताओ। तो तू याद करके मुझे कल सुनाना, एक क्या 3 टेबल याद करके आ तू कल।
हाँ याद दिलाना, हाँ ये गायब हो जाएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ ट्रांसजेनिक, देखना मुझे जो रिसर्च करना था वो ट्रांसजेनिक एनिमल में पूरा हो गया। वैसे भी जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा होता नहीं है ना। उसके बाद आगे हम उनकी लाइफ, आगे उनकी जनरेशन को बढ़ाने की हमें क्या जरूरत है कि नहीं? तो हम क्यों सोचे उसके बारे में, राइट? ओके, तो अब मैं टॉपिक पर आता हूं। तो वो टेबल नहीं करनी है, ठीक। इसके बाद स्पेशल पॉइंट दिए हैं मॉड्यूल में, स्पेशल पॉइंट 7-8 दिए ना, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इसमें से पॉइंट नंबर आई थिंक 7 मैं ये क्लास जब ये टॉपिक पूरा करूंगा अंत में बताऊंगा, क्योंकि 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 7th पॉइंट स्पेशल पॉइंट में पढ़ना है, बाकी कोई नहीं पढ़ने, ठीक है। मेरे हैंडआउट में भी है ये 7th पॉइंट, आखिरी में मैं बताऊंगा क्या है। अभी तो मैं एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एनसीईआरटी हो या मॉड्यूल, दोनों में अगला टॉपिक है एथिकल इश्यू। ये दिया है, चलिए देखते हैं एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, आइए देखते हैं। अरे कुछ नहीं, अब ये जितना भी बचा देखो ना, आगे एनसीईआरटी में और कितना बचा है। बस हो गया, जो भी है ये सब मुझे भाषण ही देना है, बोलते रहना है और कुछ नहीं है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए सब। एथिकल, एथिक्स का मतलब जानते हैं, हिंदी में कहते हैं नैतिकता। थोड़ा और इंग्लिश बोलो, मोरालिटी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इसकी बात करने जा रहा हूं। अभी देख, अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो सुनो ध्यान से, कि हम लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मैनिपुलेट करते जा रहे हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगातार जेनेटिकली मॉडिफाई करते जा रहे हैं। लेकिन अब जरूरत पड़ी है भाई, हम लगातार ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करते जा रहे हैं, लेकिन अब किस लिमिट तक मॉडिफाई करें, किस हद तक मॉडिफाई करें, वो जानना जरूरी है। इसलिए टाइम आ गया है अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के, कुछ स्टैंडर्ड सेटअप करने के। ये नहीं कि बस मॉडिफाई किए जा रहे पता नहीं क्या बन जाए। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट करना होगा। एनसीईआरटी ये भी कहती है इंसान को अपनी मोरालिटी का ध्यान रखना चाहिए, मतलब इंसानियत का। क्यों भाई? इंसानियत का ध्यान से मेरा मतलब यह है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करते करो, आपको बेनिफिट मिले, अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक मॉडिफाई करो कि उस ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब जेनेटिकली मॉडिफाई करो ऑर्गेनिज्म को, उनका बेनिफिट भी उठाओ, लेकिन इस हद तक मॉडिफाई करो कि हमें बेनिफिट मिले लेकिन उन एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब एनसीईआरटी कहती है कि इंसानियत का ध्यान हम क्यों रखें, इसकी भी बात करते नहीं। आपको नहीं पता चलेगा कैसे लिखा है, मैं बता रहा हूं ना। एनसीईआरटी कहती है कि अगर बियॉन्ड द मोरालिटी आप गए, इंसानियत के बियॉन्ड अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हद से ज्यादा मॉडिफाई किया, कोई ऑर्गेनिज्म अपने हद से ज्यादा मॉडिफाई कर दिया और इकोसिस्टम पे छोड़ दिया, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अपने हद से ज्यादा मॉडिफाई कर दिया और उस ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम पर छोड़ दिया, इतना मॉडिफाई कर दिया कि उसकी फीडिंग हैबिट ही बदल गई। इकोसिस्टम में छोड़ा वो तो सब खा गया जो भी मिला, इकोसिस्टम ही क्रैश हो गया वहां का।
ऐसा भी तो हो सकता है कि इतना ज्यादा मॉडिफाई कर दिया कि डायनासोर जैसा कुछ खतरनाक बन जाए, कुछ भी हो सकता है। मूवी कम देखा कर, आग निकलने लगे। समझ गए मेरी बात? मतलब हमें एक लिमिट तक मॉडिफाई करना चाहिए। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है एक कमेटी जिसका नाम है GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये फुल फॉर्म है। अप्रूवल की जगह अगर कहीं पर अप्रेजल आ जाए तो वो भी सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, लेकिन 2 साल पहले जब नीट में आया था इसका फुल फॉर्म, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहीं था ही नहीं। एनसीईआरटी में अप्रूवल कमेटी लिखा है, लेकिन जब नीट में आया तो अप्रूवल नाम का शब्द था ही नहीं चारों ऑप्शन में, बल्कि अप्रूवल की जगह अप्रेजल था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो दो में से कुछ भी आ जाए, दोनों को सही मानना है, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोलो या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दो में से कोई भी आ जाए, दोनों सही मानने हैं। क्लियर? अब ये कमेटी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, किस लिए? ये कमेटी चेक करती है क्या? वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कौन सा रिसर्च होने देना है और कौन सा नहीं होने देना है, इसका फैसला ये कमेटी करती है। कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट पब्लिक के लिए मार्केट में रिलीज करना है या नहीं, ये डिसाइड करती है। मतलब बीटी ब्रिंजल इंडिया में पब्लिक के लिए रिलीज होना है या नहीं, ये डिसाइड करती है। ठीक है? कौन सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड रिसर्च होने देना है या नहीं, ये डिसाइड करेगी। प्लस कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कोई प्रोडक्ट पब्लिक के लिए मार्केट में रिलीज करना है या नहीं, वो भी यही डिसाइड करती है। राइट? अगर प्रैक्टिकल, ओ भाई देख इधर इधर देख क्या कर रहा है, देखो जेनेटिक, ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी बात करें इंडियन, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं पसंद करते। समझ रहे हो मेरी बात? सुनो क्यों। यूएसए, यूरोप और कई दूसरी कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप खूब उगाई जा रही है, यूज की जा रही है। बीटी ब्रिंजल भी उगाया जा रहा है, सब यूज कर रहे हैं। लेकिन बट वी इंडियन आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, हमें बड़े कंसर्न है। हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन उगाया जाता है, वो भी कुछ एरिया में, जो मालवा एरिया है हमारा, वहां कहीं कहीं उगाया जाता है बस, और कहीं नहीं। अब बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम उगाते ही नहीं है, ना यूज करते। क्यों? हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न पहला ये है, अब देखो हम कितने कॉन्शियस है वो देखो, अब आप लेवल हाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस। पहला ये कि हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के पॉलन ग्रेन एलर्जिक हो, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर दे, एलर्जिक फीवर होने लगे लोगों को। राइट? पहला, गिनते जाइएगा अच्छे से। दूसरा, यहां पर इंडियन कॉटन उगाया जा रहा है, यहां कोई बीटी कॉटन उगा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है बीटी कॉटन के पॉलन ग्रेन उड़कर पॉलिनेट कर दे इंडियन कॉटन को, तो एक नया वेराइटी ऑफ कॉटन बन गया। तो इंडिया का जो नेचुरल वेराइटी कॉटन का है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। भाई बीटी कॉटन का पॉलन ग्रेन इंडियन कॉटन को पॉलिनेट कर दे, तो इंडियन कॉटन
का क्रॉस हो गया बीटी कॉटन से, तो एक नया वैरायटी का कॉटन आ गया, और इंडियन कॉटन का जो नेचुरल कॉटन है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दो, तीसरा, हम ये भी सोच रहे हैं कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जो भी बनाते हैं अपन, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना पड़ता है विद हेल्प ऑफ एनी वेक्टर। मान लो किसी वायरस की मदद से जीन डाली गई थी, लेकिन वो वायरस जिसको हमने यूज किया था वेक्टर के फॉर्म में, उसकी बीमारी वाली जीन हमने हटा दी थी, उसकी जगह डिजायर्ड जीन डाली थी, वो फसल में है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस क्रॉप को बनाने में हमने वायरस का यूज किया था, लेकिन उसमें डिजायर्ड जीन डाल दी है, बीमारी वाली जीन हटा दी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किसी जुगाड़ से कहीं से वो अपनी बीमारी वाली जीन फिर एक्वायर कर ले और हम खाएं? समझ रहे हैं? हम खाएं तो बीमारी वाली जीन उसके पास नहीं है, लेकिन किसी तरह किसी जुगाड़ से एक्वायर कर ले वो, तो फिर तो हम खुद ही वायरस खा रहे हैं भाई। फिर तो बीमारी होना ही है। अरे होता नहीं है ऐसा, हम सोच रहे हैं, वी आर हेल्थ कॉन्शियस। 3, चौथा सुनो, हाइट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारी। हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, जब कोई क्रॉप बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं, खास करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मुझे अभी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो मैं एंटीबायोटिक खाता हूं, बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, बैक्टीरिया मर जाता है मेरे एंटीबायोटिक खाने से। लेकिन मैंने मान लो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप खा रहा हूं, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर वाली जीन भी है, एम्पार्टेटर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जिसे खा रहा हूं। मेरे एलिमेंट्री कैनाल में यहां पर कोई बैक्टीरिया थी, खाना जा ही रहा था, उसमें रेजिस्टेंस जीन भी है। जो खा रहा हूं उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। यही बैक्टीरिया भी बैठी थी एक, उसने देखा अच्छा फूड जा रहा है, वहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ले लिया और अपने अंदर ले लिया। तो बैक्टीरिया क्या हो गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब मैं एंटीबायोटिक खाऊंगा तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट मच वी आर हेल्थ कॉन्शियस। मतलब हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का ही है। मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 1 और 3 के क्वेश्चंस करोगे ना, तो ऐसे आड़े तिरछे सवाल मिलेंगे आपको कि जीएम क्रॉप यूज करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे आड़े तिरछे मिलेंगे आपको ऑप्शन, और वो मैंने सारे गिना दिए आपको। क्लियर है? अच्छा, आगे सुने। आगे जब से हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना स्टार्ट किया है, किस लिए? फूड और मेडिसिन के लिए। जब से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना स्टार्ट किया है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू किया है फूड और मेडिसिन के लिए, तब से पेटेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई है। पेटेंट की। अब पेटेंट क्या होता है वो मैं बताने वाला हूं। देखो ध्यान से सुनना, पेटेंट क्या होता है। देखो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपने मॉड्यूल में है, हैंडआउट में भी है। छोटा सा पेटेंट की डेफिनेशन है, 3-4 छोटे छोटे पॉइंट है, जिसे टोटल एनसीईआरटी ही पढ़ना हो, मेरे हैंडआउट या मॉड्यूल से पेटेंट की डेफिनेशन उठा के एनसीईआरटी में डाल देना। अब बात आई पेटेंट होता क्या, मैं बता रहा हूं ना। देखिए पेटेंट क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। पेटेंट बोले या बायो पेटेंट बोले, पेटेंट एक राइट होता है, एक हक होता है जो गवर्नमेंट देती है। पेटेंट एक राइट है, एक हक है जो गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को। किसे? इन्वेंटर को। कि आपने जो इन्वेंट किया है, जो आपने बनाया है, इसका कॉमर्शियल यूज आपके परमिशन के बिना
आपको कंपनसेटरी पेमेंट दिए बिना कोई और नहीं कर सकता, अदरवाइज इट विल बी अ क्राइम। ठीक है ना? कई चीजें होते हैं, कॉपीराइट अलग है, ट्रेडमार्क अलग है, रजिस्टर्ड अलग है, ये अलग चीजें हैं, आपके लेवल की बातें नहीं है। आप तो सिर्फ पेटेंट पर फोकस करो। पेटेंट एक राइट है, एक हक है जो गवर्नमेंट देती है इन्वेंटर को, कि आपने जो इन्वेंट किया है, आपने जो बनाया है, इसका कॉमर्शियल यूज आपकी परमिशन के बिना, आपको कंपनसेटरी पेमेंट दिए बिना कोई और नहीं कर सकता। अब बात आई पेमेंट ये पेटेंट किसके लिए मिलता है? तो पेटेंट दिया जाता है किसी इन्वेंशन के लिए, किसी इन्वेंशन के लिए, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए भी। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन अर्लियर इन्वेंशन, कोई पुराना इन्वेंशन था, उसमें आपने कोई इंप्रूवमेंट किया, उसके लिए भी पेटेंट मिलता है। तीसरा, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस का भी पेटेंट होता है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस का भी पेटेंट होता है, राइट? और चौथा, किसी कॉन्सेप्ट या डिजाइन के लिए भी पेटेंट मिलता है, इसके लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो होंडा वाले हैं, हुंडई वाले हैं, इंजन आप अपना अपना रखो, लेकिन जो बॉडी है बाहर से दिख रही है, वो लैम्बोर्गिनी वाली लगा दो ना, है कि नहीं? जगुआर वाली लगा दो, कोई भी दूसरे कंपनी के डाल दो। क्यों नहीं डालते? क्योंकि हर कार कंपनी अपने डिजाइन को पेटेंट कराती है। तो पेटेंट इन्वेंशन के लिए मिलता है, प्रोडक्ट के लिए, कोई पुराना इन्वेंशन उसमें आपने इंप्रूवमेंट किया उसके लिए, प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस के लिए भी, और किसी कॉन्सेप्ट या डिजाइन के लिए भी पेटेंट मिलता है, राइट? तो ये बात है। अब सुनिए, एनसीईआरटी में तो अब एक ही पेज बचा है, वो जो दिख रहा है आपको, है ना? चलो बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल एनसीईआरटी है, देखिए, एनसीईआरटी लिखती है कि पब्लिक में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाँ, लिखा है देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर, मतलब पब्लिक में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किस बात का? ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक में लगातार इस बात का गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि तरह तरह की कंपनीज पेटेंट लेती जा रही हैं। किस पर? प्रोडक्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो हमें गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? किसी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट ले लिया, हमें गुस्सा किस बात का है? हमें गुस्सा इस बात का है कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप पेटेंट ले रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी के लिए आप पेटेंट ले रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया है, प्लांट यूज किया, कोई जेनेटिक मटेरियल यूज किया, या हमारा कोई बायो रिसोर्स यूज किया, कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया, रॉ मटेरियल, कि जो दूसरे कंट्री के लोग, वहां के किसान कई सौ सालों से यूज करते आ रहे हैं। इस बात का गुस्सा है। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको, चिंता ना करें। मतलब रॉ मटेरियल हमारे देश का, और पेटेंट अमेरिका वाले ले रहे हैं प्रोडक्ट बनाकर, तो ये गलत है। एग्जांपल देता हूं आपको, इसका एक केस स्टडी बताता हूं, एनसीईआरटी में भी है, सुनिए। एशिया में राइस थाउजेंड्स ऑफ ईयर से उगाया जा रहा है। इंडिया में अकेले लगभग 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस है, 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस है लगभग। वन ऑफ द रिचेस्ट डाइवर्सिटी राइस की इंडिया में है, राइट? इंडिया में आप सब जानते हैं बासमती राइस, एक अलग ही राइस होता है बासमती राइस, विच इज नोन फॉर इट्स यूनिक फ्लेवर एंड एरोमा। अलग ही खुशबू होती है उसकी, और एरोमा अलग होता है। लेकिन ये जो बासमती राइस है, इसका डिस्क्रिप्शन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में आता है, एंशिएंट टेक्स्ट में आता है।
पोएट्री में आता है, इवन फोकलोर में भी आता है। फोकलोर समझते हैं? लोक कथा, रीजनल एरिया में कहानियां चलती है ना, उसे कहते हैं लोक कथा, फोकलोर कहते हैं। तो कहने का मतलब बासमती राइस कई सेंचुरी से इंडिया में उगाया जा रहा है। इसका प्रूफ यह है कि हमारे पोएट्री में, हमारे एंशियंट टेक्स्ट में, लोक कथाओं में बासमती राइस का नाम आता है। इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती। डॉक्यूमेंटेड मतलब लिटरेचर में 27 टाइप्स के बासमती का नाम है। राइट, सेंचुरी से बासमती उगाया जा रहा है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था राइस टेक, एक अमेरिकन कंपनी थी राइस टेक, इसने पेटेंट लिया बासमती राइस पर। बासमती राइस पर पेटेंट लिया। कहां से? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट ले लिया। कैसे बनाया था बासमती इन लोगों ने? इन लोगों ने किया क्या था कि जो इंडियन बासमती होता है, इंडियन बासमती, उसका क्रॉस करा दिया था अमेरिका में ग्रो करने वाले सेमी ड्वार्फ राइस से। इंडियन बासमती का क्रॉस किससे कराया? अमेरिका में ग्रो होने वाले सेमी ड्वार्फ राइस से। और जो दोनों के क्रॉस से राइस बना, उसका नाम रख दिया बासमती, और उस पर पेटेंट ले लिया और बोला यूएस पेटेंट ऑफिस में कि हमने एक नॉवेल इन्वेंशन किया है, हमने एक यूनिक इन्वेंशन किया है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, बासमती। और उसके लिए पेटेंट ले लिया 1997 में। और केवल बासमती के लिए नहीं, बासमती एंड इट्स फंक्शनल इक्विवेलेंट, मतलब बासमती और बासमती जैसे चावल। तो बासमती जैसे चावल में तो फिर ये भी आ गया। मतलब अगर ये कंपनी चाह ले तो कोई बासमती राइस बेच ही नहीं सकता। हमें पता चला, हमने केस किया। 14 अगस्त 2001, 14 अगस्त 2001 को हम केस जीत गए। एक्चुअली हमारे इंडिया में प्लांट पर पेटेंट लेने का ट्रेंड नहीं है। हम लोग प्लांट में पेटेंट नहीं लेते हैं। अमेरिका में अलाउड है, प्लांट पर पेटेंट ले लेते हैं। इंडिया में अलाउड नहीं है। हाँ, इंडियन पार्लियामेंट में बोला गया है उन्हें कि जो कानून है इसके, उसे मॉडिफाई किया जाए ताकि प्लांट्स पर भी पेटेंट लिया जा सके। इस पर चल रही है बात। लेकिन ये केस, हाँ तो ठीक है ना, तो पेटेंट नहीं लेते ना हम प्लांट में, लेकिन डिस्कवर क्या हम खुद ही बना लेते हैं। हमने नया बना लिया। हर साल कुछ नए स्पीसीज प्लांट के डिस्कवर होते हैं, है ना। डाइवर्सिटी कितनी नोन है अभी? 1.7 to 1.8 बिलियन, लेकिन डाइवर्सिटी तो 8 बिलियन से ज्यादा है। तो अभी तो हर साल डिस्कवर होते हैं। हर साल लगभग 15,000 स्पीसीज नई खोजी जाती है। उसकी बात नहीं हो रही है, हम तो खुद बनाए बैठे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब सुनिए, ये केस तो हम जीत गए, लेकिन केस लड़ना पड़ा 97 2001, राइट। अच्छा, इसी तरह अमेरिका वालों ने एक बार नीम पर पेटेंट लेना चाहा, एक बार टर्मरिक पर पेटेंट लेना चाहा। इस बार हम जागरूक थे, तो नीम पर इन्होंने बोला कि हमने नीम की एक प्रॉपर्टी खोजी यूनिक, जो दुनिया को नहीं पता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। टर्मरिक की हमने एक यूनिक प्रॉपर्टी खोजी है, हीलिंग प्रॉपर्टी, दुनिया में किसी को नहीं पता। तो यहां पर हम पूरे वैलिड प्रूफ के साथ, जब इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, उसी समय हमने पेटेंट एप्लीकेशन को कैंसिल करा दिया। तो अगर पेटेंट मिल गया तो केस लड़ना पड़ेगा।
लेकिन अगर पेटेंट जब अप्लाई किया है उसी समय आप वैलिड प्रूफ के साथ पहुंचो तो पेटेंट एप्लीकेशन उनका कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है इफ वी आर नॉट विजिलेंट, विजिलेंट मतलब अवेयर, जागरूक। अगर सुन लो आगे फिर बता दूंगा कहां पर है, कि अगर हम जागरूक ना रहे, ऐसे पेटेंट एप्लीकेशन को काउंटर ना करें, कैंसिल ना करवाएं, तो अदर कंट्रीज will encash our rich legacy and we may not be able to do anything about it। लिखा हुआ है वहां पर बायोपायरेसी के जस्ट ऊपर वाले लाइन पर कि भाई अगर हम जागरूक ना रहे तो दूसरे कंट्री वाले हमारे रिच रिसोर्सेस का यूज करेंगे, पेटेंट ले लेंगे, फिर हम यही करते रहेंगे, केस ही लड़ते रह जाएंगे। समझ गए मेरी बात? अच्छा, इनकेस मतलब उसका फायदा उठा लेंगे। हाँ, पेटेंट ऑफिस होते हैं, इंडिया में भी है पेटेंट ऑफिस, हर कंट्री में होते हैं पेटेंट ऑफिस। इंटरनेशनल पे नहीं होता, अलग अलग कंट्री में है। जैसे हमारे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जो तैयार किया था उसका पेटेंट उन्हें इंडिया में नहीं मिला था, यूरोप में जाके मिल गया था। तो पेटेंट ऑफिस है, अप्लाई करो, अगर आपका इन्वेंशन उन्हें अच्छा लगा, यूनिक लगा, तो पेटेंट मिल जाता है और फिर वो सारे कंट्रीज मानते हैं। अब बात रही केस लड़ने की, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा जाएगा, राइट? अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी में एक टर्म यूज हुआ है बायोपायरेसी। सुन लीजिए, बायोपायरेसी। देखिए, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ध्यान से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये लोग करते क्या हैं, हमारे बायो रिसोर्स का यूज कर लेते हैं, ना तो प्रॉपर परमिशन लेते गवर्नमेंट से, ना प्रॉपर कंपनसेटरी पेमेंट देते, और हमारे बायो रिसोर्स का यूज कर लेते हैं। बायोपायरेसी। ये राइस वाला भी तो बायोपायरेसी ही था। मतलब हमारे बायो रिसोर्सेस का यूज कर लेना बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, ना कंपनसेटरी पेमेंट दिया और यूज कर लिया, इसे क्या बोलेंगे हम? बायोपायरेसी। अब बताइए ये लोग करते क्यों है ऐसा, वो भी सुनो। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, they are rich financially but they are poor in biodiversity and traditional knowledge। डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? जंगलों में, जंगलों में। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, जंगलों को काट के ही तो इंडस्ट्री बनाई है, इसीलिए दे आर पुअर इन डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, यहां जंगल ही जंगल है, दे आर रिच इन डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बायो रिसोर्सेस का मॉडर्न एप्लीकेशन खोजना चाहिए। हमारे जो रिसोर्स हैं, इनके नए नए यूज ढूंढने चाहिए, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिनको बनाने में कॉस्ट कम लगे, टाइम कम लगे, एफर्ट भी कम लगे। ऐसे प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, हमें अपने बायो रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए। नहीं तो यही रिसोर्स दूसरे कंट्री वाले यूज करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर हमें उनसे खरीदना पड़ेगा। बाबा रामदेव यही तो कर रहे हैं। व्हाट ही इज डूइंग, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज यूजिंग आवर बायो रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज and he is finding out modern use of them, right? Okay, दूसरी बात फिर एनसीईआरटी कहती है लगातार इनजस्टिस होता रहा है, लगातार इनजस्टिस होता रहा है। किसके बीच? डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच इनजस्टिस होता रहा है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज वाले हैं, हमारे बायो रिसोर्स यूज कर लेते हैं, ना प्रॉपर कंपनसेशन देते,
ना प्रॉपर बेनिफिट शेयर देते, ना प्रॉपर बेनिफिट शेयर दे रहे हैं, ना कंपनसेशन दे रहे हैं। तो ये इनजस्टिस करते रहते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज वाले। इसीलिए हर कंट्री, अब कई कंट्री अब स्ट्रिक्ट लॉ बनाने लगे हैं, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने लगे हैं कि कोई भी हमारे प्रॉपर परमिशन के हमारे रिसोर्सेस का यूज ना कर सके। और इसी मामले में हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट बिल का सेकंड अमेंडमेंट पास किया है, ये पास किया है। अब पता है ये क्या देखता है? यही कि कहीं कोई हमारे बायो रिसोर्स का यूज तो नहीं कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, पेटेंट टर्म्स, किन शर्तों पर लोगों को पेटेंट देना है, क्या क्या कंडीशन हो तो पेटेंट दिया जाए। और इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब वो जो नीम और टर्मरिक में हुआ था कि अचानक से आपको पता चला कि किसी ने आपके बायो रिसोर्स को लेकर पेटेंट के लिए अप्लाई किया किसी कंट्री में, तो इमरजेंसी सिचुएशन है, वो फटाफट उसके खिलाफ वैलिड प्रूफ इकट्ठा करो और फिर वहां जाकर पेटेंट एप्लीकेशन को कैंसिल करवाओ, ये इमरजेंसी। और कहां पर किस चीज का रिसर्च चल रहा है और रिसर्च पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो सब भी देखना। आखिरी लाइन पढ़ो ना एनसीईआरटी की या मॉड्यूल जो भी है, यही लिखा है ना कि क्या क्या देखता है वो, पेटेंट किन शर्तों पर देना है, इमरजेंसी प्रोविजंस, और कहां पर किस चीज पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। अच्छा, मैंने बोला था स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 7 बताऊंगा, जो कि है बायो रिमेडिएशन। मेरे हैंड आउट में आखिरी पेज में यही है, बायो रिमेडिएशन। तो सुनो बायो रिमेडिएशन क्या है, रुक जाना, बता रहा हूं क्या है। देखिए, बायो रिमेडिएशन जो होता है, बायोटेक की एक ब्रांच है, बायोटेक की एक ब्रांच है। ये शब्द एक बार और आया था, हाँ बिल्कुल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट हटाना। इसी को थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूं। ये बायोटेक की एक ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स की मदद से, किसकी मदद से, माइक्रोब्स की मदद से इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट हटाते हैं, टॉक्सिन्स हटाते हैं, सॉइल से, वाटर से, दूसरे इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिन हटाते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने किया क्या था, बैक्टीरिया सूडोमोनास प्यूटिडा में, सूडोमोनास प्यूटिडा में 4 अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले गए प्लाज्मिड डाल दिए थे। इस एक बैक्टीरिया में 4 अलग अलग प्लाज्मिड डाल दिए। एक प्लाज्मिड का नाम था ऑक्ट प्लाज्मिड, एक का नाम था जाइल प्लाज्मिड, एक का नाम था कैम प्लाज्मिड, एक का नाम था NaH प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड। और जब ये प्लाज्मिड डाल दिया ना, सुनो, ये जो ऑक्ट प्लाज्मिड है, इसमें प्रॉपर्टी होती है ऑक्टेन को डिग्रेड करने की। जाइल प्लाज्मिड में कैपेबिलिटी होती है जाइलीन को डिग्रेड करने की। कैम्फर, अरे कपूर, पेट्रोलियम ही तो है ये भी। NaH इज नैप्थलीन। कहने का मतलब ये है, ये 4 अलग अलग प्लाज्मिड अलग अलग बैक्टीरिया से निकाल के इसमें डाल दी, तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें कैपेबिलिटी आ गई इन सबको डिग्रेड करने की। ये सब क्या है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। मतलब इस बैक्टीरिया में कैपेबिलिटी आ गई पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करने की। और जो बैक्टीरिया बनी उसका इन्होंने नाम रखा
सुपर बग या ऑयल ईटिंग पग, ये नाम रखा। और इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, इंडिया में नहीं मिला। बोला ये कोई अच्छा रिसर्च नहीं है आपका। फिर यूरोप में अप्लाई किया, पेटेंट मिल गया। कुछ सालों पहले इराक में समुद्र का जो किनारा होता है वहां पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन फैल गया था, पेट्रोलियम पूरा। तो ये तो फिर तो ये बहुत बड़ा पोल्यूशन हो गया, समुद्र में पूरे में फैल जाएगा फिर तो। फिर डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया। ये वहां गए और इस सुपर बग का यूज किया, और इसने क्या किया, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज कर दिया। तब हमारे यहां वालों को पता चला इतना बड़ा रिसर्च था क्या। राइट हाँ, अरे भाई तो साथ में है तो थोड़ी ना हो जाएगा, इंडिविजुअली हो जाता है। अच्छा ठीक है, सुनिए। तो कहने का मतलब यह हुआ, बायोटेक का सेकंड चैप्टर, रुक जाओ अभी, बायोटेक का सेकंड चैप्टर तो हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं, ध्यान से सुनते रहो। अभी 5 मिनट मुझे और बोलना है, और क्या बोलना है मैं बताता हूं, उधर 5 मिनट बाकी है। सुनो, बायोटेक का सेकंड चैप्टर तो पूरा हो गया। देखिए, संडे को बायोमॉलिक्यूल हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड तो मैंने पढ़ा दिया था। अब संडे को मैं चाहता हूं आते ही पढ़ाना स्टार्ट करूं, फाउंडेशन ना बिछाना पड़े। तो मैं 2-3 मिनट बोल रहा हूं फाउंडेशन पॉलीसेकेराइड का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुबह बोला है तो यहां भी बोल देता हूं ना, क्या जाता है। देखिए, छोटी छोटी बातें करूं, कोई बड़ी बात नहीं करूंगा अभी। देखिए, मतलब अगली क्लास में मैं सीधा पॉलीसेकेराइड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उसका इंट्रोडक्शन यहीं पर 2-3 मिनट में पूरा कर देता हूं। देखिए, इधर ध्यान दो। पॉलीसेकेराइड जो है ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं। सभी पॉलीसेकेराइड कोई भी स्वीट इन टेस्ट नहीं होता, एंड दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एक्सेप्शन इज इनुलिन। इनुलिन एक अकेला पॉलीसेकेराइड है, इनुलिन एक अकेला पॉलीसेकेराइड है जो वाटर सॉल्युबल है, अदरवाइज सभी पॉलीसेकेराइड इंसॉल्युबल इन वाटर है। और सभी पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है, सभी पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। पॉलीसेकेराइड में अक्सर इनके नाम में सफिक्स एन लगता है, तभी तो पॉलीसेकेराइड को कभी कभी हम ग्लाइकन कह देते हैं। अगर कोई पेंटोस शुगर का पॉलीसेकेराइड है तो उसे पेंटोसेड कह देते हैं। हेक्सोस शुगर का पॉलीसेकेराइड है तो हेक्सन कह देते हैं। अगर कोई ग्लूकोज का पॉलीमर है तो ग्लूकन, गैलेक्टोज का पॉलीमर है तो गैलेक्टन, फ्रक्टोज का पॉलीमर है तो फ्रक्टन, जाइलोज का पॉलीमर है तो जाइलन, मतलब सफिक्स एन लगता है। फंक्शन के बेस पर पॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं। फंक्शन के बेस पर पॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रिटिव, एक होता है स्ट्रक्चरल। जो न्यूट्रिटिव पॉलीसेकेराइड होते हैं वो स्टोर्ड फूड के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड के फॉर्म में जो पाया जाए वो न्यूट्रिटिव है, जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है, न्यूट्रिटिव पॉलीसेकेराइड। और जो कोई स्ट्रक्चर बनाए, जैसे सेल वॉल, वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। जैसे प्लांट सेल वॉल कौन बनाता है? सेलुलोज। फंगल सेल वॉल काइटिन, तो सेलुलोज और काइटिन को क्या बोलूं? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ये तो अरे हाँ भाई, ये तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सारे दे रहा हूं। कंपोजिशन के बेसिस पर बोले तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीसेकेराइड 2 तरह के होते हैं।
अगर एक ही टाइप के मोनोमर का बना है, मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड का बना है तो होमोपॉलीसेक्राइड, और एक से ज्यादा मोनोमर का बना है तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड। आपको बताऊं कि हमें हेटेरोपॉलीसेक्राइड के सिर्फ नाम नाम पढ़ने, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन होमोपॉलीसेक्राइड हमें डिटेल में पढ़ना है। और होमोपॉलीसेक्राइड में पहला एग्जांपल आता है सेलुलोज। अगली क्लास सेलुलोज से स्टार्ट होगी, बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ नहीं संडे को देंगे वो। चलिए भाई, चलिए कोई बात नहीं, बाय बाय।